और शिक्षा की पंचपदी की बात भी कर दी। लेकिन समूचे इकोसिस्टम जो एजुकेशन का है, उसमें वह एक इनहेरेंटली कैसे इंटीग्रेट होगा, और वह भारतीय मूल्यों की परंपरा है वो, या हमने पाश्चात्य दर्शन से सीखा, इसकी स्पष्टता अगर बच्चों को नहीं होगी तो जो हीन ग्रंथि 1835 के एजुकेशन एक्ट से हमको एक कल्चरल कॉलोनी हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए ब्रिटिश और यूरोपीय दार्शनिकों, इतिहासकारों, विचारकों ने जो एक सुनियोजित षड्यंत्र किया, और जिसके कमोबेश अभी भी हम शिकार होते चले जा रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उससे समाधान की संभावना क्षीण हो जाती है। अगर आप उसको, मैं और थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैंने, आप लोग सभी लोग चूंकि प्रबुद्ध लोग हैं, इसलिए आपसे मैं परिचर्चा कर रहा हूं, नहीं तो विस्तार से इन चीजों के बारे में लोग कम बात करते हैं। आप अगर मूल्यों की बात करें, वैल्यू सिस्टम की बात करें, तो क्या वो कॉम्पिटेंसी नहीं है? क्या सिर्फ कॉम्पिटेंसी हमारी गणित का सवाल लगा लेना, आईआईटी, जेई और नीट की परीक्षा पास कर लेना, क्यों सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो लेना, या प्रोफेसर हो जाना, या डॉक्टर हो जाना, क्या यही कॉम्पिटेंसी है? अगर यही कॉम्पिटेंसी होती तो इस देश में बहुत सारे प्रबुद्ध लोगों की फौज है विभिन्न डोमेन में, लेकिन राष्ट्र में वह वैल्यू बेस्ड कॉम्पिटेंसी का अभाव है, जिसकी वजह से हम, जो परमार देव जी चर्चा कर रहे थे कि सोशल वेलफेयर ओरिएंटेड हमारी जो कॉम्पिटेंसी का एप्लीकेशन होना चाहिए, उसमें कमी दिखती है। हम अपने निजी एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ में परेशान रहते हैं, अपने निजी धन संग्रह में व्यस्त रहते हैं, हम अपने निजी जो अस्तित्व है उसको गलत उसकी व्याख्या करते हुए उसी में संलिप्त और आसक्त रहने की कोशिश करते हैं। हमने अपने स्व के दायरे की परिधि को बढ़ाने का साहस नहीं कर पाया, क्योंकि हमने भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा को पहचान ही नहीं पाए। और पहचाने क्यों? जो हम लोग पढ़े, आपने पढ़ा, जितने लोग यहां बैठे हैं, या जो अभी भी हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसमें हम बातें तो अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन एक जो बच्चे को अपनी संस्कृति और अपने अतीत के प्रति गरिमा का भाव भी होना आवश्यक होता है, वो अभाव दिखता है। हमें ऐसा लगता है कि बच्चों को भी लगता है कि शायद सब कुछ हमने पाश्चात्य से सीखा, और वो जो हीनता की ग्रंथि 18वीं शताब्दी के अंत से प्रारंभ होकर के और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक संस्थागत स्वरूप, एक अधिनियम के रूप में ले लेती है, और कालांतर में उसमें हम कुछ परिवर्तन भी करते हैं तो सिर्फ पायबंद लगाते हैं। वी नेवर थॉट अबाउट ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, रैशनल ट्रांसफॉर्मेशन, पैराडाइम शिफ्ट सेंटर्ड ऑन इंडियन वैल्यूज, भारतीय संस्कृति पर आधारित हो, ऐसा हमने कम सोचा बार बार। एक मैं आपको, जो शिक्षक समुदाय के लोग हैं, आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता के बाद भी, हम पुरानी बात छोड़ दें, 1968 में भी शिक्षा नीति आई थी कोठारी कमीशन के बाद, और उसमें भी ये बार बार लिखा हुआ था कि क्वालिटी एजुकेशन का मतलब सिर्फ साइंस टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन ही नहीं है, बल्कि उस साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए किस प्रकार का सोशियो इमोशनल एम्पावरमेंट होना चाहिए, बच्चे के मन में सामाजिक नैतिक चेतना कैसी होनी चाहिए, यह अगर स्पष्ट नहीं होगा तो एजुकेशन गुणवत्ता परक नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि एक उदाहरण आपके सामने है, रावण क्या कम विद्वान था क्या? रावण को धनुष चलाने की कॉम्पिटेंसी क्या
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कम थी क्या? क्या रावण के पास खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान की जानकारी कम थी क्या? क्या रावण के पास सेना, साम्राज्य, संचालन की पद्धति, शासन की कम थी क्या? नहीं। लेकिन उसके पास अभाव क्या था? वैल्यूज की कॉम्पिटेंसी का। उसने एक स्त्री का अपहरण करने का दुस्साहस किया, इसलिए वह राक्षस की श्रेणी में आ जाता है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि वही कॉम्पिटेंसी आपके व्यक्तित्व को श्रेणीबद्ध करती है कि आप उसी कॉम्पिटेंसी का उपयोग कहां करते हैं। आप सामर्थ्यवान बिजनेसमैन हैं, आप उस बिजनेस के माध्यम से, कोई बच्चा सपोज एक बड़ा बिजनेसमैन होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, वो इंडस्ट्री की जो कॉम्पिटेंसी उसकी है, इंजीनियरिंग की कॉम्पिटेंसी, मैनेजरियल स्किल की कॉम्पिटेंसी, वो सिर्फ अपने एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ में करता है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स में करता है, या बिफ्यूलिंग ऑफ कंज्यूमर करता है, या वो उसका उपयोग एक सर्व समावेशी भाव से ऑल इंक्लूसिव सोशल वेलफेयर ओरिएंटेड करता है। ये तय करेगा वैल्यूज। तो कॉम्पिटेंसी तो होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी साइंस की भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की भी होनी चाहिए, और जितनी भी डायनेमिकली चेंज जो सिनेरियो है, 21वीं सदी में तो और तेजी से बदल रहा है विज्ञान और तकनीक, उसके परिवर्तनकामी शक्तियों के साथ भी समायोजन करने का सामर्थ्य होना चाहिए। एवरी चाइल्ड मस्ट हैव द कैपेसिटी to accommodate, adapt, adjust with the rapid change which are happening in the 21st century. वो तो होना ही चाहिए कॉम्पिटेंसी उसके पास, लेकिन उसके पास उससे बड़ी कॉम्पिटेंसी होना चाहिए कि हाउ विल ही अप्लाई these competencies and translate this competencies in the wider welfare. ये कॉम्पिटेंसी हमको भारत की संस्कृति से है। इस पर बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि भारत की संस्कृति में ऐसा क्या है और यूरोपीय दार्शनिक, क्या उनकी संस्कृति में कोई अंतर है क्या? तो जिन्होंने दर्शन पढ़ा होगा वो अच्छी तरह से समझते होंगे। मैंने भी कोशिश की वैदिक संस्कृति से लेकर के और आधुनिक तक भारत की पूरी सांस्कृतिक यात्रा को समझने का, और साथ ही यूरोप के भी थेल्स से लेकर के और वेबर और मार्क्स तक की यात्रा को समझने का, सार्थ और कांट की यात्रा को समझने का, और चाइना के कन्फ्यूशियस और ताओइज्म को भी समझने का, जुरथुस्ट के अवेस्ता को भी समझने का, और इस्लाम, बाइबल और जापान के सिंटोइज्म को भी समझने का। तो जब आप सारी संस्कृतियों के विस्तार से, हम उसके बिंदुओं पर नहीं जा रहे, लेकिन अगर आप जाएं, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप पाएंगे कि बाकी सभी संस्कृतियां और हमारी संस्कृति में एक मौलिक भेद रहा है। बाकी संस्कृतियां मनुष्य केंद्रित हैं। ये जो पाश्चात्य संस्कृतियां हैं, सभ्यताएं हैं, अगर आप उनको ठीक से अध्ययन करिए तो वो, उनका सब कुछ केंद्र मानव है। और मानव होना बुरी बात तो नहीं है, लेकिन क्यों ये बुरी बात हो जाती है सिर्फ मानव केंद्रित होना? इसलिए कि जब हम सिर्फ मानव केंद्रित होने लगते हैं और सारी सोच, सारा विकास, सारा प्रारूप मानव तक सिमट जाता है, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो कम्युनिज्म हो, साम्यवाद हो, चाहे वो उद्भववाद हो, डार्विन की थ्योरी पर आधारित प्रजातिवाद, जितने भी वाद हैं, ये इनके केंद्र में है मनुष्य। और जब मनुष्य सिर्फ केंद्र में होता है तो हम सारी बातें मनुष्य के अधिकारों की बात, उसकी स्वतंत्रता की बात, उसकी समानता की बात और उसके भीतर लोकतंत्र की बात करते हैं। अच्छी बात है, कोई भी प्रश्न करेगा इसमें क्या बुराई है। लेकिन आप ये बताइए कि क्या मनुष्य समूचे ब्रह्मांडीय पारिस्थितिकी व्यवस्था का एक अलग पक्ष है या उसी पारिस्थितिकी का अभिन्न अंग है? उस पारिस्थितिकी का अभिन्न अंग है ना। क्या मानव का अस्तित्व हो सकता है इकोसिस्टम की में बाकी सभी को रौंद कर? क्या हम सारे जानवरों को, सारे पशु पक्षियों को, पर्वतों को, नदियों को, हवा को, जल को, पंचमहाभूतों को नष्ट करके क्या मानव के किसी विकास की उम्मीद कर सकते हैं क्या?
नहीं कर सकते। और उसी का दुष्परिणाम दिख रहा है आज। पूरी दुनिया 21वीं सदी में चुनौती क्या मान रही है? पारिस्थितिकी असंतुलन, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। हल्ला मचा हुआ है पेरिस से लेकर के न्यूयॉर्क से लेकर के और हर जगह। सारे राष्ट्राध्यक्ष बैठ करके मनन कर रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन घटना चाहिए, कार्बन क्रेडिट की बात कर रहे हैं जो विकासशील देश है। क्यों कर रहे हैं बात? क्योंकि हमने मनुष्य को एक बिल्कुल इस रूप में देखा कि मनुष्य एक पक्ष और शेष प्रकृति अन्य पक्ष। यह जो विभाजन है, यह पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन को यही सबसे बड़ा भेद पैदा करता है। भारतीय दर्शन क्या कहता है? यस्तु सर्वाणि भद्राणि आत्मन्येव अनुपश्यति, सर्वभूतेश्चात्मानं न ततो जुगुप्सते। कि सभी भूतों में स्वयं को देखो, सभी घटकों में ब्रह्मांड को में स्वयं को देखो, और स्वयं में ब्रह्मांड के सभी घटकों को देखो। ईसा वाश्विदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजिता मां गृह कस्य सिद्धनम तेन तक तेन भुंजिता। एक वाक्य यही बहुत बड़ा विभाजन पैदा करता है पाश्चात्य दर्शन और हमारे दर्शन। हम त्याग की भाव से अपनी जिजीविषा के लिए, अपने जीवन के लिए प्रकृति का भोग करें, यह कहता है हमारा दर्शन। और पाश्चात्य दर्शन क्या कहता है? कि तुम्हारे अलावा प्रकृति के जितने घटक हैं तुम्हारी दासी हैं। These all components are there to serve you. Then create a model. एक ऐसा मॉडल बनाओ जिसमें तुम भोग कर सको पूरी धरा का, पूरे विश्व का। पृथ्वी ही नहीं, अब मंगल की ओर भी बढ़ो, शुक्र की ओर भी बढ़ो, सूरज की ओर भी बढ़ो, और सब पर कब्जा करके मनुष्य केंद्रित एक पूरे वैश्विक साम्राज्य स्थापित कर लो। संभव नहीं है। ये विनाश की भूमिका है, ये संतुलन की भूमिका नहीं है, समन्वय की भूमिका नहीं है, समंजन की भूमिका नहीं है। ये समग्र विनाश की पृष्ठभूमि है। और यही कारण है कि आप देखिएगा पुराने दर्शन में मिस्र, बेबीलोन से लेकर के, ग्रीक से लेकर के, चाइना से लेकर के, शिंतोइज्म से लेकर जितनी संस्कृतियां हैं हमारी संस्कृति के अलावा, प्रकृति प्रेमी नहीं है, वो पितर प्रेमी है। वो पितरों की बात करते हैं क्योंकि मानव तक सीमित है। अगर पिरामिड देखिए मिस्र का, तो क्या है? वो पितरों को ले गए, सारी सामग्री के साथ उनको स्थापित कर दिया वहां। पूरे दार्शनिक रूप से उनका यह है कि वो शरीर को ज्यादा महत्व देते हैं, मनुष्य को महत्व देते हैं, प्रकृति के समस्त अन्य घटकों को दासी सर्वेंट मान करके उनका अपमान करते हैं, उनका भोग करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनके साथ तेरे तक तेन भुंजिता के भाव से पारस्परिकता का भाव नहीं रखते, कृतज्ञता का भाव नहीं रखते। भारतीय संस्कृति इसी प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए हमारी वैदिक मंत्रों में समस्त प्रकृति की उन शक्तियों को जो हमारी जीवनदायिनी है, उनको हमने देवता के रूप में, देवियों के रूप में, ईश्वर के रूप में, आराध्य के रूप में श्रद्धा दिया, सम्मान किया। इसीलिए कि हम अगर इंद्र को, वरुण को सम्मान देंगे तो हम जल को दूषित नहीं करेंगे। यदि हम वायु और रुद्र को देवता के रूप में पूजा करेंगे, सम्मान करेंगे, तो हम वायु को पोल्यूट नहीं करेंगे, प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। उसके पीछे भाव ये था, अगर हम भग देवता की आराधना करते हैं तो हम ऐश्वर्य की बात करेंगे, हम दरिद्रता को अपनी उपासना नहीं मानेंगे। जो बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो दरिद्र है, संत को तो दरिद्र होना चाहिए, ये संत है कैसे सामर्थ्यवान दिख रहा है? अरे भाई, वेदों में ईश्वर की भगवान की परिभाषा ही भग से है। जो ऐश्वर्यवान है, गीता के 11वें अध्याय में संपूर्ण विश्व की, ब्रह्मांड की विराटता को ही ईश्वर का स्वरूप बताया गया। कृष्ण ने बताया अर्जुन को, तो विराटता, ऐश्वर्य हमारा ईश्वर है, दरिद्रता नहीं हमारी उपासना का बिंदु होना चाहिए। लेकिन वेदों में यह भी मंत्र है कि ऐश्वर्य का जो भी सुचितापूर्ण ढंग से उसको अर्जन करना चाहिए और लोक हित में, लोक रंजन में उसका व्यय करना चाहिए, और उसी तरह व्यय करना चाहिए जैसे पुष्प अपनी मामा सुगंध बिखेरता है वातावरण, बिना किसी इच्छा के कि आप उसको कुछ देंगे। वृक्ष
उसको जो प्रकृति ने सामर्थ्य दिया है, छाया देता है अनासक्त भाव से। वृक्ष ऑक्सीजन देता है अनासक्त भाव से। वृक्ष अगर आपको भूख लगती है, अगर उसको फल लगा है, आप पत्थर भी मारते हैं तो प्रतिकार नहीं करता, वो आपको भूख को मिटाने के लिए अपना फल दे देता है, सामर्थ्य दे देता है। ये भारतीय संस्कृति इसकी उपासक रही है कि सामर्थ्य होना चाहिए। बिना सामर्थ्य के आप क्या देंगे? देवता हो ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते जब, तो देवता क्या होंगे? तो आपको देवत्व को प्राप्त करना है मानव से एक सुपर कॉन्सियसनेस, जो महर्षि अरविंदो जिसको सुपर कॉन्सियसनेस कहते थे, या जो परम चेतना कहते हैं उपनिषद के लोग, ब्रह्म चेतना जिसको कहते हैं, वो भाव तभी आगा। उपनिषदों की आत्मा भी, पूज्य स्वामी जी तो दर्शन के बहुत निष्णात व्यक्ति हैं, मोक्ष की परिभाषा अगर सारे उपनिषदों को देख लीजिए तो उसका मूल तत्व यह है, जो अनासक्त कर्मयोगी है वही मोक्ष का पात्र है। जिसके कर्म में आसक्ति आ गई, फल की इच्छा आ गई, मतलब अपने स्व की परिधि को विस्तार नहीं किया, लोक कल्याण के लिए, लोक रंजन के लिए कार्य नहीं किया, अपने सामर्थ्य का उपयोग सहज स्वभाव से, वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। वो कर्म बंधन में हमेशा बंधा रहेगा, जिसको स्वामी जी कह रहे थे ना कि तत्कर्म यन्न बंधाए सा विद्या याद मुक्ते ऋतेन ज्ञान अनुमुक्ति। ऋत ज्ञान तभी होता है जब आप पूर्णतः इस भाव से कार्य करते हैं कि प्रकृति ने सामर्थ्य दिया, इसका सहज प्रवाह होना चाहिए, इसका कोई एक्युमुलेशन नहीं होना चाहिए, इसका कहीं एक जगह एकत्रीकरण नहीं होना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति है। और बहुत सारे विस्तार इन पर बोलना हो तो घंटों और दिनों लग जाएंगे उसकी मूल आत्मा और तात्विक रूप से बात करने में। लेकिन संक्षेप में जो मुझे समझ में आता है और जो मैं तमाम विद्वानों के बीच में विमर्श करके समझा हूं, एक आधुनिक जीवन कौशल के लिए, प्रवचन के लिए नहीं, हमारी लाइफ स्किल क्या हो सकती है? तो लाइफ स्किल यही हो सकती है कि प्रकृति की तरह सामर्थ्य ग्रहण करो। बादलों की तरह सामर्थ्य नहीं ग्रहण करोगे, समुद्र से वाष्प बन करके बादल नहीं बनोगे तो बरसोगे क्या? अगर वनस्पतियों की तरह, औषधियों की तरह वर्षा को प्राप्त करके अपने को अपने यौवन में नहीं लाओगे तो आप उपचार के साधन कैसे बनोगे? तो सामर्थ्य ग्रहण करो, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड कहीं भारतीय संस्कृति की बात करते करते मॉडर्न कॉम्पिटेंसी से डिप्राइव तो नहीं करेगा बच्चों को। ऐसा कैसे कर सकता है? अगर कोई शिक्षा बोर्ड कोई भी ऐसा करता है तो अपराध करेगा। हम भारतीय संस्कृति की बात करने वाले लोग अपराध क्यों करेंगे? हम पूरा जो भी विज्ञान है, और अभी मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूं, एज ए चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, हाउ कैन आई डिप्राइव द स्टूडेंट फ्रॉम द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस? मैं क्यों डिप्राइव करूंगा उनको? क्योंकि साइंस को हमने समझा है तभी मैं दर्शन को समझ पाता हूं। विज्ञान की पूरी यात्रा को जब ठीक से जो समझता है, वो समाज विज्ञान को भी समझता है, सामाजिक संरचना को भी समझ लेता है, मनोविज्ञान भी समझता है, खगोल विज्ञान भी समझता है, चिकित्सा विज्ञान भी समझता है, और नैतिक विज्ञान और संस्कार के सूत्रों को भी समझता है। क्योंकि विज्ञान कोई विषय नहीं है, विज्ञान एक अवधारणा है। और यह अवधारणा किसने दिया? हमको लगता है कि विज्ञान कब आया? विज्ञान की बात जब करते हैं तो कहते हैं ये आया कोपरनिकस, केपलर, ब्रूनो, गैलीलियो से खगोल विज्ञान आया, और न्यूटन साहब से गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण से विज्ञान आया। यही हम सब लोग पढ़े, हम भी यही पढ़े हैं, रटते भी थे, और रट रट के 95-98% पाए पुराने जमाने में यूपी बोर्ड में। लेकिन बाद में जब मेरी आंख खुली तो हमने कहा, अरे क्या विज्ञान किसी एक शताब्दी की बपौती हो सकती है क्या? क्या विज्ञान की इतनी सीमित संकीर्ण परिभाषा हो सकती है क्या? तो जब पीछे की यात्रा हमने देखी और उसके भाष्य पढ़े, जैसा पूज्य स्वामी जी ने कहा, अपनी सेवा के दौरान भी पढ़ता रहा। संतों का चूंकि प्रभाव था, संतों का संसर्ग था, भारतीय संस्कृति के उपासकों की कृपा थी हमारे साथ पूरे सेवा काल में भी और पहले भी। तो जब मैंने उसको पढ़ा, देखा, तो मुझे लगा कि पूरे विश्व को अगर विज्ञान की यात्रा करने का अगर सूत्र किसी ने दिया तो भारत ने दिया, और
वो कहां से सूत्रबद्ध है? वो है महर्षि गौतम का न्याय दर्शन। महर्षि गौतम का न्याय दर्शन मैं जरूर सुझाव दूंगा कि आप जरूर पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी है तभी गौतम को पढ़ना चाहिए न्याय दर्शन को। न्याय दर्शन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह से विमर्श और तर्क, आर्गुमेंटेशन और लॉजिक के आधार पर किसी भी सत्यान्वेषण के लिए, कंक्लूजन अप टू द ट्रुथ तक पहुंचने की जर्नी में कितने तरह के चरण आते हैं, स्टेजेज आते हैं, और किस किस तरह से हम एक सत्य के अन्वेषण तक प्रामाणिक रूप से तथ्य आधारित निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। ये महर्षि गौतम के न्याय दर्शन में है। और मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर रिसर्च किया हमने, और हमने देखा कि जो मॉडर्न मेथोडोलॉजीज हैं उसमें से कोई मेथोडोलॉजी ऐसी नहीं है जो न्याय दर्शन में पहले से उल्लिखित ना रही हो। लेकिन कभी भी कोई साइंटिफिक वर्ड में महर्षि गौतम के न्याय दर्शन की चर्चा या कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करता, और ये देश भी नहीं करता। मैं पाश्चात्य को तो छोड़ दे, वो तो अपनी बात करेंगे, हमारी बात क्यों करेंगे। इसी तरह से फिजिक्स को कहेंगे साहब न्यूटन साहब से आया, ग्रेविटेशनल भी आया और लॉ ऑफ मोशन भी आया। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद का। अभी तक हम लोग जब किताब पढ़ते हैं तो एक लाइन डाल्टन के परमाणुवाद के समय एक पैराग्राफ में एक लाइन लिखा मिलता है कि महर्षि कणाद ने भी हमारे भारतीय दर्शन में अणु परमाणु आधारित पदार्थों की संरचना के विषय में चर्चा की। सेंटेंस में भी डिफरेंट बट द स्पिरिट इज द सेम। ये लिखा हुआ मिलता है, बस खत्म, वहीं पर चर्चा खत्म। जब मैंने वैशेषिक दर्शन को ठीक से पढ़ा और उनके सूत्रों का भाष्य पढ़ा तो अनेक सूत्रों में न्यूटन लॉ के तीनों नियम यथावत उन सूत्रों में पूरी की पूरी तरह से व्यक्त करते हैं। लोग कहते हैं साहब होगा, टेक्नोलॉजी तो नहीं आई। बहुत सारे लोगों से आईटी में जब जाता हूं तो प्रश्न करते हैं कि साहब टेक्नोलॉजी कहां थी। मान लो न्यूटन ने लाया तो बाद में तोपें आई युद्ध के लिए, और इसके बाद सैटेलाइट आई, लॉ मोशन के धीरे 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 बढ़ता गया स्वरूप। हमारे यहां क्या हुआ? आप कह रहे हैं वैशेषिक दर्शन में था गति का नियम, तो बाकी जगह क्यों उसका प्रयोग क्यों नहीं हुआ पदार्थ विज्ञान का? उनसे कौन कहे कि क्या चरक संहिता में बिना लॉ ऑफ मोशन जाने, बिना नैनो पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट जाने हुए चरक संहिता में औषधियों के मर्दनम गुणवर्धनम की चर्चा हो गई? क्या जो धनुष बाण की चर्चा होती है राम और रावण के युद्ध की, बिना कोई आदमी धनुष चलाएगा, बिना एंगल जाने, बिना मोशन की गति को जाने हुए कोई धनुष मार सकता है? क्या पक्षी के आंख में अर्जुन तीर मार सकता है बिना एंगल और बिना फिजिक्स और बिना डायनेमिक्स को जाने हुए? वो टेक्नोलॉजी नहीं है। कुएं से पानी रस्सी से निकालते थे हम लोग, बनारस का रहने वाला हूं मैं, काशी का। कुएं से पानी निकालते थे हम लोग, काढ़ना कहते थे उसको हमारे यहां भाषा में। तो उसमें क्या जो कितना बल लगाया जाएगा तो बाल्टी ऊपर उठेगी पानी लेकर के, बिना ज्ञान के होता था क्या? सिंचाई की तमाम व्यवस्थाओं के जो छोटे छोटे इक्विपमेंट और टूल्स थे वो टेक्नोलॉजी नहीं थे क्या? महर्षि भारद्वाज के यंत्र सर्वस्व एक ग्रंथ है जिसकी मैन्युस्क्रिप्ट कहीं कहीं मिलती है, उसमें 103 यंत्रों की चर्चा है। और महर्षि शौनक के वैमानिकी में विमान की संरचना की चर्चा है और उसके ईंधन की चर्चा है। लेकिन हमें इसका नाम भी नहीं बताया जाता कि ताकि बड़े होकर के हम खंगालें तो देखें तो कि इसमें है क्या। ठीक है, उसमें कोई अतिशयोक्ति हो सकती है, किसी को लगता है कि अतिशयोक्ति है, एक्सपेरिमेंट तो कर सकता है ना वो। जिस धरती पर आप बैठे हैं, इसी महाराष्ट्र और कर्नाटका की धरती के संधि काल में, प्राचीन काल में, जहां पर अगस्त मुनि के आश्रम में भगवान राम गए थे, वो अगस्त संहिता में बैटरी की पद्धति की चर्चा है कि कैसे बिजली पैदा की जाती है 2 इलेक्ट्रोड से। अगस्त संहिता के सूत्र में लिखा हुआ है कि तांबे जस्ते से कैसे हम उसमें पानी में डाल के तार जोड़ करके कैसे बिजली पैदा कर सकते हैं। ठीक है, व्यापक स्तर पर नहीं थी कॉन्सेप्ट,
या बीच में लोप हो गया, हो सकता है। बंधों की बात हम करें तो चोल साम्राज्य में आज तक विश्व के प्राचीनतम और आज भी यथावत चलने वाले बांध में केरल के चोलों के साम्राज्य का, तमिलनाडु के अनेक बांध पड़े हुए हैं, लेकिन हम उसको कहते हैं टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। हम तो हाइड्रोलिक्स जानते ही नहीं थे। बिना हाइड्रोलिक्स जाने से तो बंधन हो गया था, राम ने जो बनाया है। वो जो कॉन्सेप्ट्स में, माइथोलॉजी में थोड़ा क्रिएटिव इमेजिनेशन जुड़ता है। बहुत सारे लोग कहेंगे तो पौराणिक है, ठीक है। हम जब किसी साहित्य की रचना करते हैं तो किसी तथ्य को, आज के भी कवियों को देखो, कहानीकारों को देखो, एक तथ्य उठाते हैं, उस पर फिर एक क्रिएटिव इमेजिनेशन करके विस्तार देते हैं। रुचिकर बनाने के लिए कभी कभी अतिरंजना भी करते हैं, हाइपरबोलिक स्टेटमेंट भी देते हैं, लेकिन हमें तलाशना चाहिए उसका कोर एसेंस क्या है। हम उसकी हाइपरबोलिज्म के आधार पर इन टोटलिटी वी विल रिजेक्ट द होल कोर एसेंस, ये हमारी गलती है। आज भी तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अतिवादिता, अंतरंजना में व्यक्त होती हैं, तो मूल भावना तो पकड़ते हैं हम उसकी। तो ये मैथमेटिक्स, आप में से कितने लोग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं? मैथमेटिक्स 10 तक तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा ना? 10 तक तो सभी ने पढ़ा होगा, चाहे किसी बोर्ड में पढ़ा हो। हम पूछेंगे ज्योमेट्री का सबसे बड़ा कौन वैज्ञानिक, सबसे प्रथम कौन था ज्योमेट्री का आविष्कारक, तो हर आदमी के पास एक ही उत्तर होगा, पाइथागोरस। पाइथागोरस। मैं भी मानता हूं कि पाइथागोरस वॉज ए ग्रेट मैथमेटिशियन, नो डाउट, आई रिस्पेक्ट हिम, एंड पाइथागोरस वॉज ए ग्रेट फिलोसोफर ऑल्सो, एंड ही वॉज ट्राइंग टू इक्वेट गॉड विद ज्योमेट्री, दैट्स वाई ही क्वाइंड ए वर्ड गॉडोमीटर। अपनी पूरी पाइथागोरस की किताब भी पढ़ा है हमने। इस यात्रा में एक लाभ भी मिला पूज्य स्वामी जी के कृपा से कि मैं लगातार पढ़ता रहा कि देखिए पाइथागोरस ने क्या कहा है। तो पाइथागोरस ने ज्यामितीय को ईश्वर के साथ जोड़ा। कब? ईसा के 500 साल पहले। और पूरा पाश्चात्य जगत भी कहता है कि वेद कम से कम हमारे, अब यूनेस्को भी मानने लगा है कि आज से कम 5000 साल पहले का तो है। हम तो और बहुत अनादि मानते हैं।